अगर हम देखें तो पहले का एक ट्रेंड आप देखिए, एक समय 22 क्वेश्चन भी हिस्ट्री से आया है, 20 भी आता था, लेकिन पिछले कुछ समय में 11 से 13, 21 में भी 20 आया है। इसका मतलब यह है कि आप मान के चलिए अगर एवरेज निकाला जाए तो 16 क्वेश्चन है। मैं इस समय के ट्रेंड को देखते हुए कहता हूं कि 13 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सोचिए 100 क्वेश्चन है जीएस के पेपर में, प्री में, और उसमें से 15% केवल हिस्ट्री है। तो आपके सिलेक्शन का एक बैकबोन तो है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब पढ़े तो मजे से क्यों ना पढ़ें, पढ़े तो वो माइंड ओरिएंटेशन क्यों ना हो कि हमें इंटरेस्ट आए और चाहे जितना कंफ्यूजिंग, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन मिले, हम करने की स्थिति में रहे। पहले जरा ट्रेंड को देखते हुए किसको कितना वेटेज देना है देखिए, और यहां पर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिया गया है। ये इसलिए बता रहा हूं कि पहले क्या होता था कि आधुनिक भारत के इतिहास से ही 90% प्रश्न आते थे पीटी में। अगर 2013 के पहले का ट्रेंड देखें तो आधुनिक भारत के इतिहास को प्राइमरीली पढ़ा जाता था और एंशिएंट प्लस मेडाइवल को हम लोग, मैं हमेशा कल्चर के साथ बोल रहा हूं, सेकेंडरी जो स्टूडेंट होता था वो बस एक सरसरी निगाह से देखता था। लेकिन क्या आज वो दौर है कि हम इसी तरह से करें? क्या हमें पढ़ाई का तरीका बदलना होगा? तो एकदम बदलना होगा, क्योंकि ये ट्रेंड कह रहा है। आप देखिए वो मॉडर्न हिस्ट्री 2023 में अगर देखें तो केवल 3 क्वेश्चन आए हैं और एंशिएंट मिडाइवल से 10 क्वेश्चन आए हैं। 13 क्वेश्चन थे जिसमें 10 क्वेश्चन एंशिएंट मिडाइवल कल्चर से आए और केवल 3 क्वेश्चन मॉडर्न से आए। अगर हम केवल यहीं फोकस करेंगे, और हिस्ट्री में हमें समझ है, थोड़ा पढ़ लेते तो हमें याद रहता, लेकिन चूंकि हमने रणनीति नहीं बनाई तो यह प्रॉब्लम होता। इसलिए पहली लर्निंग तो यह है, देखिए वही बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री में 4 और 3 क्वेश्चन आए, जबकि मेडाइवल में और एंशिएंट मिलाकर 11 और 10 क्वेश्चन आए 22-23 में। तो कहने का मतलब पहली लर्निंग जो मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री में अब हमें एक्सटेंडेड स्टडी करनी है। हमें एंशिएंट प्लस मेडाइवल प्लस कल्चर को मॉडर्न के बराबर वेटेज देते हुए चलना है। मॉडर्न वैसे भी आपके मेंस में और बड़ी भूमिका में है, इसलिए भी समझना है हमारे चीजों को साथ में। और यह भी याद रखना कि यूपीएससी है, ट्रेंड बदलती रहती है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम इतिहास में बेहतर कर सकते हैं, केवल फैक्ट रट के नहीं। एक इतिहासकार कहता है, और मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट वास्तव में मछली एक जाल होता है और फैक्ट जो है मछलियां होती हैं। आप एक एक मछली पकड़ोगे तो कितना पकड़ पाओगे और कैसे सहेजोगे, लेकिन अगर आपने एक ही बार में जाल फेंक दिया तो एक साथ बहुत सारी मछलियां अपने आप पकड़ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट जाल को पकड़िए, अपने आप चीजें याद होती रहेंगी। और यूपीएससी आपसे यही चाहता है। आपको मैं अगर कुछ क्वेश्चन दिखाऊं पीटी के हिसाब से, अब देखिए देखने के लिए ये शायद 2023 का ही प्रश्न है। हां, यूपीएससी 2023। ऐसा लगता है कि हमें सारी किताबें और रचनाकार को रटना पड़ेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें और थोड़ी भी सरसरी पढ़ाई की होगी और सबको पढ़ना है। जब हम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मिलिंद पन्हो, जो मिनांडर था ग्रीक यवन राजा, उससे और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक संवाद है। इसीलिए मिलिंद के प्रश्न को लिखा है मिलिंद पन्हो, और ये नागसेन थे बौद्ध भिक्षु, उनका है। इसलिए जैसे ही आप देखेंगे कुछ बातें इतनी क्लियर कट होनी चाहिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। फैक्चुअल है, ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये भी तो रटना पड़ रहा है नागसेन ने, लेकिन जब आप इतिहास एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, अगर कोई कोचिंग का नोट्स, कोई ऐसी बेसिक बुक, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो इसका जिक्र ना करे। लेकिन अब देखो इसमें यूपीएससी ने नया ट्रेंड क्या किया, पूछता है कितने सही सुमेलित थे। मतलब आपको पता होना चाहिए। जब हम देवी चंद्रगुप्त की बात करते हैं, यह भी बड़ी फेमस बुक है। यह लिखी है जिसने मुद्रा राक्षस लिखी थी, विशाखा दत्त ने। कैसे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त शकों को हराता है, उसमें इसका वर्णन है। तो ये कुछ बहुत फेमस बुक हैं। अब एक बात देखिए, कहने का मतलब ये कुछ देखने में फैक्चुअल है, लेकिन ये सब ऐसी चीज पूछी गई है जो बड़ी फेमस है। और जब 2 एलिमिनेट हो गए तो इसका मतलब दूसरा और चौथा सही है। मतलब इसका आंसर, इसमें से केवल 2 सही सुमेलित हैं और 2 गलत। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसको हम अपनी चीजों से देख सकते हैं। और
आज केवल मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जैसे एक क्वेश्चन मॉडर्न से ले, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार आप सबको पता होगा। अब देखिए, क्या अब हमें सब रटना है कि किसने क्या क्या काम किया? जैसे ही 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद आता है, इसकी विशेषता है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। और जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, तो प्रांतों के विषय को दो भागों में बांटा था, रिजर्व्ड और ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित और आरक्षित। अब हस्तांतरित दे दिया उत्तरदायी सरकार को, जो भारतीयों की थी, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी, और आरक्षित विषय दे दिया गवर्नर को। तो अब ये बताइए, रटेंगे या क्लियर है? क्योंकि ये तो वो अंग्रेज हैं जो किसी भी तरह भारत पर लगातार कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। महत्वपूर्ण विषय तो नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि सारे महत्वपूर्ण विषय यहां होंगे और लाइबिलिटीज या जहां पे दायित्व ज्यादा होगा वो दे देंगे इंडियन गवर्नमेंट को। अब जरा इस बात को देखिए, जैसे इस बात को देखते हैं, कहता है आरक्षित विषय कौन से हैं, तो रटिए मत। ये बताइए इन चारों में, देखिए न्याय, क्या भारतीयों को न्याय देंगे? भू राजस्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट मद रही है टैक्स की, जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों के आय का स्रोत है, वो क्यों दे देंगे? इसका मतलब न्याय अपने पास है, भू राजस्व उनके पास, और पुलिस इसी के बल पे सब राज कर रहे हैं। एक आता है स्थानीय स्वशासन, इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज जिसको कहते हैं। आप जानते हैं कि लोकल गवर्नेंस एक लायबिलिटी का मुद्दा होता है। ऐसे में इन्होंने किया क्या कि स्थानीय स्वशासन देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये तो लोकल गवर्नमेंट को दिया होगा, ये तो हस्तांतरित विषय होगा। जैसे ही दो काटा, आप देखिए फिर से आंसर आ जाएगा 1, 3 और 4। अगर आपको पता है, थोड़ा भी अगर आपने ठीक से पढ़ा है, तो न्याय, भू राजस्व, पुलिस नहीं देंगे। आपको पता है, आप मार दीजिए। नहीं तो केवल अगर ये पता होगा कि स्थानीय स्वशासन वो नहीं दे सकते, स्थानीय स्वशासन अपने हाथ में नहीं रखेंगे, स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित के पास था, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि प्री में अगर हम चीजों को कॉन्सेप्ट से, सिलेबस को अच्छे तरीके से देखते हुए ठीक से एलिमिनेशन प्रोसेस से पढ़ेंगे, तो भी हमारा सिलेक्शन, तो भी हम बहुत बेहतर कर पाएंगे।